प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। भारत का पहला निजी विक्रम रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। भानु प्रताप उपचुनाव के तहत प्रमुख पार्टियों के अभ्यर्थियों सहित 33 निर्दलीय उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। और प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में राशन सामग्री का भंडारण करने किए जा रहे प्रयास, खाद्य मंत्री ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि दुनिया को सभी प्रकार के आतंकवाद को गुप्त रूप से या खुले समर्थन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। नई दिल्ली में आज आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। Even a single attack is one too many. Even a single life lost is one too many. So, we will not rest till terrorism is uprooted. There are indirect arguments made in support of terrorism to block action against terrorists. There is no place for an ambiguous approach while dealing with a global threat. It is an attack on humanity, freedom, and civilization. It knows no boundaries. Only a uniform, unified, and zero-tolerance approach can defeat terrorism. आतंक के वित्त पोषण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सब जानते हैं कि आतंकवादी गुटों को कई स्रोतों से धन मिलता है, जिनमें एक स्रोत कुछ देशों का समर्थन भी है। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी आतंकी हमले होते हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इनके खिलाफ समान आक्रोश और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमले में एक भी जान जाती है तो वह सब पर हमला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का सफाया होने तक भारत चैन से नहीं बैठेगा। 2 दिन के सम्मेलन में आतंकियों को धन देने पर रोक लगाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन से आतंकियों के धन के स्रोतों पर रोक लगाने में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने से रोकने संबंधी सत्र की अध्यक्षता की। भारत का पहला प्राइवेट विक्रम रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन इसरो के इतिहास में एक मील का पत्थर है। एक गैर सरकारी संस्था स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने सिंगल स्टेज विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट विकसित किया था। 550 किलोग्राम वजनी ये रॉकेट 101 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। जी, ये लाइव तस्वीरें I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin stabilized rocket. The views from the launcher camera. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विक्रम सब ऑर्बिटर रॉकेट के देश के पहले निजी प्रक्षेपण के लिए इसरो और इन स्पेस को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस, जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। उन्होंने कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारतीय निजी क्षेत्र की शुरुआत हुई है।
भानुप्रतापपुर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए अंतिम तारीख तक 39 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मानंद नेताम, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सावित्री मंडावी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जलिंधर जुर्री, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घनश्याम जुर्री, अंबेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया से शिवलाल पूड़ो, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से डायमंड नेताम शामिल हैं। इसके अलावा 33 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के छूरिया और चिल्हाटी में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने तेंदुपत्ता भुगतान से संबंधित शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्राहकों से जानकारी लेकर शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवनाथ नदी के संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो सबको मिलेंगे। आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गया, तो इसके कारण से लोग मेरे पास आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि सारे लोग 3 या 4 मीटिंग मेरी हुई और उसमें मैंने आश्वस्त किया जो संविधान में व्यवस्था है उसको हम लागू करेंगे। और उस समय भी बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि मैंने कहा एक रास्ता है अध्यादेश लाने का, दूसरा विधानसभा का। उन्होंने कहा अध्यादेश मतलब ही विशेष सत्र बुलाइए। विशेष सत्र की तैयारी हम लोगों ने किया। अब वो सत्र बुलाने के पहले हम लोगों को कैबिनेट में अप्रूवल लेना है। कैबिनेट के पहले हमको टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की भी मीटिंग करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहला मानपुर चौकी जिला बनने से माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य हो रहे हैं। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सितंबर माह में उचित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध राशन सामग्री के अंतिम स्टॉक के सत्यापन के बारे में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रदेश के 9,612 उचित मूल्य की दुकानों में ही अंतिम स्टॉक की डाटा एंट्री की गई है। अन्य दुकानों में भंडारण नहीं होने के कारण लोगों को सितंबर माह का राशन उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया है कि शेष दुकानों में आवश्यकता अनुसार भंडारण कर शीघ्र ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। वितरण प्रणाली में 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं होने से अभी 2022 में भारत सरकार का एक निर्देश आया कि PMJQI में जो आवंटन जारी किया था उसका वितरण की जानकारी भेजिए और शेष स्टॉक क्या है। उसके बारे में जब स्टॉक मिलान किया गया तो पाया गया कि 2017 से स्टॉक का मिलान नहीं हुआ है और अभी नवंबर 2022 में वितरण के लायक हमारे पास स्टॉक नहीं बच रहा है। पिछला स्टॉक को घटाने से उसको ठीक करने के लिए हमने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वितरण प्रभावित नहीं होना चाहिए और पिछला स्टॉक का सत्यापन वेरिफिकेशन कराएं और जिसकी जवाबदारी है, जिसकी लायबिलिटीज है, उसके ऊपर उसको पूरा किया जाए। तो अब जो दिक्कत आ रहा था वितरण का उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हमने उसके लिए आवंटन जारी करने का निर्देश दे दिया है। श्री भगत ने कहा कि राशन सामग्री का भंडारण करने के निर्देश सभी जिलों के खाद्य अधिकारियों को दिए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। बेमेतरा जिले के ग्राम तोरण में मनरेगा के तहत किसान रज्जू ने करीब 500 अमरूद के पौधे लगाए। इससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ है। इस बारे में किसान ने बताया कि उन्होंने परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया प्रयोग करने का मन बनाया, जिसका लाभ उन्हें मिलने लगा है। इससे गांव के अन्य लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। मेरे को पहले जनपद CO और PO दोनों घर पे आए थे। अब खेत को देखा तो उन लोग बोला कि अमरूद की खेती करो, तो प्रोत्साहित किया। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है। तो इसका लागत 2 लाख रुपए मेरे को मनरेगा के जरिए मिल रहा है समय समय पर, और ये खेती मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एक बार इसका तोड़ाई कर चुका हूँ पिछले बार, और इस बार भी अच्छा फल लगा है और प्रॉफिट तो कम से कम 1 लाख रुपए मिल ही जाएगा। वहीं गांव की सरपंच ओमबाई पटेल ने बताया कि मनरेगा के तहत अब गांव में पौधारोपण भी किया जा रहा है। इससे किसान धान के अलावा अन्य खेती भी कर रहे हैं। लगे है, एक किसान लगाए है, बहुत ही अच्छा फलदायक है।
और फ़ायदामंद है, सरकार द्वारा लगे हैं। जनपद पंचायत साजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि लोग मनरेगा के तहत परंपरागत खेती के अलावा अन्य फसलों की खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मुनगा, नींबू, आम, जामुन, अमरूद आदि का वृक्षारोपण और मत्स्य पालन के साथ साथ पशुपालन प्रमुख रूप से शामिल हैं। काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस समागम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। महीने भर चलने वाले इस संगम का आयोजन भारत सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में कर रही है। समागम के दौरान तमिलनाडु से 12 विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि काशी आएंगे और अपने समकक्षों के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रतिनिधियों के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। काशी तमिल संगमम के लिए प्रतिनिधियों का पहला समूह रामेश्वरम से ट्रेन से गुरुवार दोपहर में चेन्नई पहुंचा, जिसको केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में ट्रेन से बनारस के लिए रवाना किया गया। तमाम छात्र कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक रास्ता खोला, एक ब्रिज, एक सेतु बनाया तमिलनाडु से सीधे काशी तक। वाराणसी में काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने वाले तमिल लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में कुछ डाइवर्सिटी है ना, उसको ब्रिज करने के लिए एक कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा मौका है और अपॉर्चुनिटी है। जैसे हम जैसे यंग स्टूडेंट्स वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट एकेडमिशियंस। हम बहुत सारे लोगों से मिलजुल के बातें करके उनसे उनका एक्सपीरियंस, एडवाइस, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिल रहा है इससे। काशी कल्चर और तमिल कल्चर में कितना सिमिलैरिटीज है। यहाँ पे और भी लोग हैं जिनके साथ मैं बातें करता रहता हूँ और आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट मोर एंड दिस इज बीइंग अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। तमिलनाडु और काशी देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्र हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने ज्ञान, विज्ञान, सांस्कृतिक और दार्शनिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम में तमिलनाडु के 2500 से अधिक प्रतिनिधि काशी में मौजूद रहेंगे। वहीं तमिल संगमम के लिए काशी को भव्य तरीके से सजाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करता काशी तमिल संगमम दोनों विशिष्ट संस्कृतियों की सदियों पुराने संबंधों को प्रगाढ़ करने का एक प्रयास है। वड़क्कम काशी अगले 1 महीने तक काशी में संस्कृतियों का समागम होगा, क्योंकि काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ये नवाचार का समागम होगा, ये विज्ञान का समागम होगा, ये ज्ञान का समागम होगा, ये सांस्कृतिक नवनिर्माण का समागम होगा, ये आधुनिकता का समागम होगा और साथ ही साथ ये समागम होगा गंगा और कावेरी का, ये समागम होगा काशी और तेनकाशी का, ये समागम होगा सांस्कृतिक नवनिर्माण का और साथ ही साथ ये समागम होगा रामेश्वर और विश्वेश्वर का। कैमरा पर्सन संदीप मूर्ति के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप भारतीय ज्ञान संपदा और आधुनिक ज्ञान व्यवस्था को एकीकृत करने पर बल देता है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम को लागू करने वाली 2 प्रमुख एजेंसियां हैं। अब कुछ खबरें जिलों से। आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। प्रदेश के सभी शासकीय अस्पताल में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा एक समग्र आयुर्विज्ञान की थीम पर इस साल प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भिलाई के सेक्टर 9 स्थित जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मनाया गया। इसके तहत सेमिनार, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर, योग विद्यार्थियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता और जागरूकता के लिए प्रभात फेरी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शत नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 37 सीजी बटालियन एनसीसी दुर्ग के लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माधवन ने शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इनमें शहीद चुम्बन यादव, एचपी ठाकुर, प्रहलाद, दुर्वासा लाल निषाद, डी राजा राव, सुजीत सिंह के परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
कोंडागांव के जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने एनीमिया मुक्त कोंडागांव अभियान के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 15 से 25 आयु वर्ग की बालिकाओं और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बालिकाओं को पौष्टिक खान-पान पर जोर देने के लिए लोगों को जागरूक करने कहा। इसके लिए स्कूलों में सुपोषण चौपाल लगाने और आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण करने के लिए कहा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। मैं सिर्फ आपसे एक